उत्पत्ति कैसे हुई, हिंदी की जन्म कैसे हुई। तो आइए बात करते हैं दोस्तों आपके साथ बड़े ही प्रेम भाव से, और लिखते हैं हम। पहले जानते हैं भाषा। यह भाषा शब्द जो है वह संस्कृत के भास धातु से बना है। संस्कृत के भास धातु से यह इसका निर्माण हुआ। भास का मतलब होता है बोलना या कहना, बोलना या कहना। तो निश्चित रूप से भाषा का परिभाषा भी आप जानते हैं। हम जिस किसी माध्यम से अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं उस माध्यम को ही हम भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि यह जो हिंदी है निश्चित रूप से यह फारसी शब्द है। कौन सा शब्द है? फारसी शब्द है। हिंदी फारसी शब्द है। और हिंदी भाषा की जो आदि जननी है, जो जननी है बेटा, उसे हम संस्कृत कहते हैं। क्या है बेटा? संस्कृत। हिंदी भाषा की जो आदि जननी है वह संस्कृत है, और हिंदी जो भाषा है वह निश्चित रूप से हिंदी, वह स्वयं फारसी भाषा का शब्द है। आइए थोड़ा सा समझते हैं कैसे। तो फारसी में बेटा, फारसी में जो यह हिंदी जो है वह, चूंकि हम लोग सिंधु नदी के किनारे रहने वाले लोग, तो सिंधु नदी के किनारे रहने वाले लोग जो हैं वह सिंध कहलाए, सिंधु नदी के किनारे रहने वाले, और उनकी जो भाषा है वह सिंधी कहलाई। आज भी सिंधी भाषा जो है बहुत जगह पे क्या है? प्रचलित है। परंतु यहाँ थोड़ा सा आप देखिए कि फारसी भाषा में स को बेटा ह के रूप में और ध को द के रूप में पढ़ा जाता है। यदि बात करें इन तथ्यों के आधार पे तो निश्चित रूप से आप पाएंगे कि यह स ह हो गया तो अर्थात हिंद, और यह द हो गया तो हिंदू। इससे पता चलेगा बेटा आपको कि हिंदू शब्द और हिंदी शब्द निश्चित रूप से यहीं से क्या हुआ? प्राप्त हुआ, यहीं से बना। चूंकि सिंधु के नदी के किनारे रहने वाले लोग हिंदू, और हिंदुओं के द्वारा बोली जाने वाली जो भाषा है वह हिंदी कहलाती है। वह क्या कहलाती है? हिंदी कहलाती है। ठीक है, ये तो बात हो गया हिंदी के नाम का। यदि दूसरे तथ्य के तरफ हम चले बेटा और पूछें कि हिंदी की उत्पत्ति, आदि जननी तो संस्कृत है, लेकिन आखिर हिंदी की उत्पत्ति हुआ कैसे? यदि इन तथ्यों को जानने के लिए हम आगे बढ़ेंगे बालकों, तो निश्चित रूप से हम बात करेंगे बेटा दूसरे पेज पे, हम बात करेंगे दूसरे पेज पे, और वह पेज यह होगा, एक प्लस एक पेज ले लिया जाता है, और हम बात करते हैं कि सबसे पहले संस्कृत भाषा बोली जाती थी। कौन सी भाषा बोली जाती थी? संस्कृत। और यह जो संस्कृत भाषा है, यदि इसके समय अवधि की बारे में हम लोग बात करें तो निश्चित रूप से भारतीय ग्रंथों में यदि सबसे पुराना ग्रंथ किसी को माना गया है तो उसे ऋग्वेद को माना गया है। और ऋग्वेद का जो काल समय है, निश्चित रूप से यदि उस पर बात किया जाए हम लोग, तो ऋग्वेद का काल समय जो है बेटा वह 1500 ईसा वर्ष पूर्व है। ईसा वर्ष पूर्व है, यानी जब ईस्वी नहीं शुरू हुई थी उससे 1500 वर्ष पहले ऋग्वेद की रचना हुई थी। तो संस्कृत 1500, यदि इस हिसाब से बात किया जाए तो 1500 ईसा वर्ष पूर्व संस्कृत। यह संस्कृत जो है बेटा, यह दो भागों में आगे चलकर क्या होती है? बढ़ती है। और इसको हम दो नामों से जानते हैं, आप नाम जानिए। पहला है बेटा वैदिक संस्कृत। क्या है? वैदिक संस्कृत।
नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे कि वैदिक संस्कृत अर्थात वेदों की भाषा। किसकी भाषा? वेदों की भाषा। तो निश्चित रूप से यह वेदों की भाषा थी। इस वैदिक संस्कृत के अंतर्गत ही हमारे 4 जो वेद हैं वह क्या किए गए? लिखे गए। 4 वेदों की रचना वैदिक संस्कृत के अंतर्गत हुई। यदि बात किया जाए बेटा इसके काल समय की, इसके समय की, तो निश्चित रूप से 1500 ईसा वर्ष पूर्व से 1000 ईसा वर्ष पूर्व, यानी 500 वर्षों के अंदर यह जो वेद हैं वह क्या किए गए? लिखे गए। ये 4 वेद लिखे गए, इसे वैदिक संस्कृत कहते हैं। हाँ, एक प्रश्न आपसे पूछता है और वह प्रश्न है कि किसे हम देववाणी कहते हैं? क्या कहते हैं? देववाणी। तो निश्चित रूप से वैदिक संस्कृत को ही हम देववाणी के नाम से जानते हैं। तो यह देववाणी वैदिक संस्कृत के रूप में 1500 ईसा वर्ष पूर्व से 1000 ईसा वर्ष पूर्व तक, जिसमें 4 वेदों की रचना हुई। वेद आप जानते ही हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। यदि बात करें दूसरे पे बेटा, तो इसे कहते हैं लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, लोगों के द्वारा बोले जाने वाली भाषा। या बात किया जाए तो इसका एक और नाम आपको मिलेगा बेटा, एक और नाम, इसे हम ब्राह्मण संस्कृत भी कहते हैं। किस नाम से जानते हैं? ब्राह्मण संस्कृत। और यदि बेटा तीसरे नाम की बात करें तो एक नाम इसका और मिलेगा, जो नाम होगा उत्तर संस्कृत, यानी संस्कृत का उत्तरा अवस्था। और निश्चित रूप से बेटा यदि इसके काल अवधि की बात की जाए, समय सीमा की बात की जाए, तो इसकी सीमा जो है, आपको इसकी जो समय सीमा है बेटा, वह आपको 1000 ईसा वर्ष पूर्व, 1000 ईसा वर्ष पूर्व से 500 ईसा वर्ष पूर्व तक की प्राप्त होती है। और निश्चित रूप से यह जो लौकिक संस्कृत है यह बहुत महान है, बहुत विशाल है। क्योंकि यदि साहित्य से जुड़े हुए तथ्यों को ध्यान में रखकर इस काल की बात की जाए तो निश्चित रूप से आप जानकर यह आश्चर्यचकित होंगे कि इसमें जितने साहित्य लिखे गए निश्चित रूप से वह अद्वितीय हैं। यदि बात किया जाए रामायण या रामायण, यदि बात किया जाए बेटा महाभारत की, महाभारत जय संहिता भी नाम है इसका। इन वेदों का बेटा, इन 4 वेदों को संहिता बोलते हैं, संहिता। और एक और है बेटा जय संहिता, जय संहिता, जय संहिता बेटा महाभारत को बोलते हैं। तो महाभारत, पुराण, उपनिषद और भी संस्कृत में लिखे जाने वाले जितने काव्य हैं या हमारे सामने पुराण आते हैं, हमारे सामने उपनिषद आते हैं, हमारे सामने रामायण हो, महाभारत हो, वेदांग हो, ये सारे जो हैं वह लौकिक संस्कृत में लिखे गए। आइए हम अपनी गाड़ी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। लौकिक संस्कृत से होते हुए यह भाषा, वैदिक संस्कृत लौकिक संस्कृत से बढ़ते हुए यह भाषा परिवर्तित होकर पाली हुई। कौन सी भाषा हुई? पाली भाषा। पाली भाषा को जन भाषा के नाम से भी हम जानते हैं। कौन सी भाषा के नाम से जानते हैं? जन भाषा। ये बहुत अच्छा प्रश्न है बेटा, पूछता है कि कौन सा ऐसा है जो जन भाषा जिसे कहा जाता है।
तो यह जन भाषा था। पहली बार कोई भाषा ऐसा आया था जो लोगों के लिए था। निश्चित रूप से जनभाषा पाली का जो यदि उद्भव की बात की जाए, समय सीमा की बात की जाए, तो ये इसकी जो समय सीमा रही बेटा, वह 500 ईसा वर्ष पूर्व से 500 ईसा वर्ष पूर्व से एक ईस्वी यानी शताब्दी जब शुरू हुई तब तक इसकी समय अवधि क्या की जाती है, मानी जाती है। पाली भाषा में बौद्ध धर्म के जो भिक्षुक थे उनका वह त्रिपिटक की बात किया जाए, यानी बौद्ध धर्म के जितने भी ग्रंथ लिखे गए या बौद्ध धर्म का जो प्रचार हुआ, सबसे अत्यधिक मात्रा में पाली भाषा में प्राप्त होते हैं और पाली भाषा में हुए। यदि पाली से हम अपने गाड़ी को थोड़ा आगे के तरफ लेकर चलें बेटा, तो पाली के बाद एक भाषा आपको प्राप्त होगी जिसका नाम है प्राकृत भाषा। निश्चित रूप से प्राकृत नाम इन्वायरमेंट, प्राकृत का मतलब होता है स्वच्छंद, फ्रीडम। यह जो भाषा हुई वह स्वच्छंद भाषा थी। यह विद्वान, गरीब, धनी, कम पढ़ा लिखा, एकदम अनपढ़, हर लोगों की यदि भाषा कोई हुई तो वह भाषा प्राकृत हुई। और प्राकृत भाषा निश्चित रूप से सबसे ज्यादा जैन धर्म के अनुयायियों के द्वारा, जैन धर्म चला, उस जैन धर्म के जितने भी प्रचारक पुस्तक लिखे गए वह सब प्राकृत में लिखे गए। आपको जान के अच्छा लगेगा कि जैन धर्म बौद्ध धर्म से पहले आया, लेकिन जैन धर्म में पढ़े लिखे अनुयायी जो हैं जब आए तो उस समय उन्होंने प्राकृत भाषा को चुना और उन्होंने प्राकृत भाषा को अपने भाषा के रूप में चुनकर इसे अपने धर्म के प्रचार के तरफ अग्रसर किए। यदि बात किया जाए बेटा इसके समय सीमा की, तो निश्चित रूप से 1 ईस्वी से यानी ईस्वी के प्रारंभ से लेकर और 500 ईसा पूर्व तक इसकी आपको समय अवधि प्राप्त होगी। फिर हमारा गाड़ी थोड़ा सा आगे बढ़ता है और हम प्राकृत से आगे बढ़ते हैं और हम पहुंचते हैं बेटा अपभ्रंश पर। अपभ्रंश, और यह जो अपभ्रंश है, अपभ्रंश को भ्रष्ट भाषा कहते हैं। भ्रष्ट भाषा, अपभ्रंश यानी बिगड़ा हुआ स्वरूप, भ्रष्ट भाषा के रूप में अपभ्रंश को हम जानते हैं। पहले बात कर लेते हैं इसके समय अवधि की। यदि बात किया जाए इसके समय अवधि की बेटा, तो निश्चित रूप से इसका जो समय अवधि है वह 500 ईसा से 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक रहा। इस अपभ्रंश का एक उपनाम भी है, उसे अवहट्ट के रूप में हम लोग जानते हैं। अवहट्ट, इस अवहट्ट को बेटा हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसे हम उत्तर अपभ्रंश कह सकते हैं। उत्तर अपभ्रंश कह सकते हैं, अर्थात जो प्राकृति है वह पूर्व अपभ्रंश है और अवहट्ट जो है वह उत्तर अपभ्रंश है। अपभ्रंश भाषा के साथ ही हिंदी की शुरुआत मानी जाती है और इसे इसलिए भी चूंकि यह जो अपभ्रंश है इसमें जितने भी रासो ग्रंथ हैं, रासो ग्रंथ, सारे रासो ग्रंथ जो हैं वह अपभ्रंश भाषा में लिखा गया। अपभ्रंश भाषा में ही हिंदी का पहला जो कवि है जिसे हम
स्वयं भू के नाम से जानते हैं, स्वयंभू के नाम से जानते हैं, उनके द्वारा लिखित परम चरियों नामक रचना होती है, जो भगवान श्री राम के ऊपर आधारित होती है। इसके बाद हमारी गाड़ी बेटा थोड़ी सी आगे बढ़ती है और हम पहुंचते हैं बेटा सीधे हिंदी के तरफ। किसके तरफ पहुंचते हैं? हिंदी के तरफ। और यहाँ से हमारी हिंदी प्रारंभ होती है। अर्थात यदि हिंदी के समयावधि की बात किया जाए तो निश्चित रूप से हिंदी की समय अवधि 1000 ईस्वी से अब तक हम कह सकते हैं, यानी निरंतर हिंदी उन्मुक्त गति से आगे की तरफ क्या हो रही है बेटा? बढ़ते हुए जा रही है। अब यदि बात किया जाए इस हिंदी की, तो उससे पहले एक बार मैं आपको इसको एक बार रिवीजन करके दिखाता हूं, चूंकि आप बेहतर जाने, बेहतर समझें और बेहतर करें। आइए एक बार बात करते हैं। यदि हम बात करें बेटा हिंदी भाषा की, किसकी बात करें? हिंदी भाषा की यदि हम बात करें बेटा, तो निश्चित रूप से यह जो भाषा है, भाषा की उत्पत्ति संस्कृत धातु के, संस्कृत भाषा के भाष धातु से हुई है। भाष का मतलब होता है बोलना या कहना, जिस किसी माध्यम से हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उससे हम भाषा कहते हैं। यदि बात की जाए बेटा हिंदी की, तो यह हिंदी जो है बेटा वह निश्चित रूप से क्या है? तो यह फारसी का शब्द है। किसका शब्द है? फारसी का शब्द है। और यह हिंदी सिंधु से, सिंधु शब्द से इसका क्या हुआ है बेटा? सिंधु शब्द से हिंदी बना है। कैसे? तो फारसी में स को ह और ध को द के रूप में पढ़ा जाता है, इसलिए सिंधु हिंदू के रूप में बना। और हिंदू जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उसे हम हिंद या हिंदी के रूप में जानते हैं। तो यह हिंदी, हिंदी जो है उसकी जो आदि जननी है वह बेटा संस्कृत है। और संस्कृत 2 भागों में है। संस्कृत का जो समयावधि है वह 1500 ईसा वर्ष पूर्व है। संस्कृत 2 भागों में, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत का जो समयावधि है वह 1500 ईसा वर्ष पूर्व से 1000 ईसा वर्ष पूर्व तक माना गया है, जिसमें हमारे चारों वेदों की रचना की गई है। ऋग्वेद हमारा सबसे पुराना वेद है, जिसका समय अवधि 1500 ईसा वर्ष पूर्व माना जाता है। हम उसी आधार पे वैदिक संस्कृत का समय निर्धारित कर रहे हैं। यदि बात किया जाए लौकिक संस्कृत की, तो लौकिक संस्कृत 1000 ईसा वर्ष पूर्व से 500 ईसा वर्ष पूर्व तक चला। इस लौकिक संस्कृत को ब्राह्मण संस्कृत या उत्तर संस्कृत के नाम से भी हम जानते हैं। और इस लौकिक संस्कृत में बेटा रामायण, महाभारत, पुराण, उपनिषद, वेदांग, इन सारे ग्रंथों का निर्माण होता है। और हमारी भाषा आगे बढ़ती है और हम पाली के तरफ जाते हैं। पाली जो भाषा है उसे जन भाषा के रूप में देखा जाता है। और बौद्ध धर्म के अनुयायी अपने धर्म का प्रचार करने के लिए इस भाषा का जोरदार प्रयोग करते हैं। पाली से होते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें प्राकृत भाषा मिलती है, जो 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक चलती है। और यह प्राकृत भाषा का मतलब ही होता है बेटा स्वच्छंद भाषा। प्राकृत भाषा पढ़े लिखों की भाषा तो थी ही, साथ में जो अनपढ़ गंवार कोई भी, हर एक व्यक्ति के लिए यह सुलभ भाषा थी, प्राकृत भाषा। और जैन धर्म के अनुयायियों ने इस भाषा को अपने धर्म के प्रचार के लिए अपनाया। यदि बात किया जाए बेटा, आप तर्क पे ध्यान दें, तो 1 ईस्वी अर्थात बेटा ईसा का जन्म, ईसा के जन्म से बात हो रही है। हम
जिस संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं, जिस संस्कृति को मानते हुए हम उसे एडवांस मान रहे हैं, उसे मान रहे हैं ऐसा कि वो बहुत बड़ा है, बहुत विस्तृत है, निश्चित रूप से वह हमारे संस्कृति के सामने कहीं ठहरता नहीं है, बहुत कोने में है। यदि आप देखें तो यहाँ उनके इष्ट का जन्म होता है, जहाँ हमारी भाषा यहाँ तक पहुँची हुई है। आप समझिए कि हम भारत के निवासी उस समय कितने महान होंगे। इसीलिए कहा गया है कि हम विश्व गुरु थे और विश्व गुरु हम ही फिर से बनेंगे। आगे जब हम प्राकृत से बढ़े तो हम पहुंचे बिगड़ी हुई भाषा के तरफ, अपभ्रंश भाषा के तरफ, जिसे हम भ्रष्ट भाषा के रूप में जानते हैं। अपभ्रंश भाषा में जितने भी रासो ग्रंथ हैं वह लिखे गए। आलखंड की बात कर लीजिए या पृथ्वीराज रासो, खुमार रासो, जितने भी रासो ग्रंथ हैं वह सब अपभ्रंश भाषा में लिखे गए। हिंदी के जो आदि कवि माने जाते हैं स्वयंभू, निश्चित रूप से उनकी भी जो रचना है परमचर्य जो राम के ऊपर है वह अपभ्रंश भाषा में लिखी गई है। अर्थात हिंदी की शुरुआत यहाँ से होती है और इसके आगे बढ़ते हैं हम और हम पहुँचते हैं हिंदी के तरफ। बच्चों, अब हम अगले क्लास में जब हम आपसे मिलेंगे तो निश्चित रूप से अगले क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी आखिर कैसे बनी। अर्थात हम पढ़ने वाले हैं हिंदी की 5 उपभाषा।